हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं नितिन सर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट कवर करने जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसान है, इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आप लोग स्पीड को 1.25 या 1.5x पर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। से हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। हम पैसा कमाने से रिलेटेड भी करते हैं और कुछ अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी करते हैं। बट हम किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। आप एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं, गेम्स खेलते हैं, और आपके फादर साहब पैसा कमाने के लिए बिजनेस या किसी न किसी सर्विस या प्रोफेशन में होते हैं। मम्मा किचन में आपके लिए खाना बना रही होगी, और अगर मम्मा किसी रेस्टोरेंट में एज ए शेफ हैं तो वहां पर शेफ की फॉर्म में पैसा कमा रहे हैं। तो हम किसी ना किसी एक्टिविटी में रोज इन्वॉल्व होते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग जो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ऑल द एक्टिविटीज विच आर डन बाय ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन एक्टिविटीज। दो तरीके की हुई, एक जिसमें पैसा कमाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक जिसमें हम पैसा नहीं कमाते, अपना सेटिस्फेक्शन रखते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन रखते हैं, नॉन ह्यूमन एक्टिविटी। खेलने जाना, टूरिज्म पर जाना, किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में जाना, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, किसी की हेल्प करना या पेट्रियटिज्म दिखाना, नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। लेकिन पैसा कमाना, बिजनेस करना, सर्विस करनी, प्रोफेशन में जाना, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी फॉर लाइवलीहुड। देखिएगा, हम लोग किसी फैक्ट्री में काम करें, बिजनेस चलाएं, या एक डॉक्टर जो है अपने क्लिनिक में जाकर पेशेंट को ट्रीट करे, वहां से जो वो पैसा कमा के लेकर आते हैं वो कहीं ना कहीं परिवार को पालने के लिए चाहिए, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए चाहिए, और ये जो अर्निंग होती है हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए होती है। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो लव, सिंपैथी, इन सब चीजों के लिए होती है, और एक तरीके से उसमें कोई भी मॉनेटरी गेन नहीं होता। हम लोग किसी की मैरिज में जाते हैं, वहां पर जाकर उस मैरिज को एंजॉय करते हैं, कोई अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, फैमिली के साथ किसी क्लब में गए, कहीं टूरिज्म पे गए, या हमने किसी की हेल्प करी। इनमें से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आपको पैसा कमाने के लिए इंस्पायर करती है। ये सब हमारे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करता हूं तो ये तीन तरीके की होती है। फर्स्ट, बिजनेस। बिजनेस में हम लोग कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद हम उसे बाजार में बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, या कहीं से हम बना बनाया सामान लेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, दैट इज बिजनेस। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो अपनी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के हिसाब से पैसा कमाते हैं, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर। ये आपको कोई सामान बेचते नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स इनको बताते हैं, ये आपको कंसल्टेंसी देते हैं, और उस अपने स्किल्स और नॉलेज के बेस पे ये पैसा कमाते हैं। दे आर नोन एज प्रोफेशनल्स। लाइक ऑक्यूपेशन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल्स, नॉलेज, लाइक डॉक्टर एंड लॉयर्स। एम्प्लॉयमेंट, किसी के अंडर में काम करना, जॉब करना, सर्विस करना और पैसा कमाना, दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। वर्किंग फॉर समवन एल्स इन एक्सचेंज फॉर सैलरी और वेजेस। किसी के अंडर में आप काम करते हैं और वो आपको सैलरी देता है, वेजेस देता है, और इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, एक्चुअली ये अब आपका पूरा का पूरा चैप्टर बिजनेस से रिलेट करता है। मतलब प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ आपको डिफरेंसेस तक हैं और उनके मीनिंग तक है। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। आप नॉर्मली देखिएगा, कोई भी बिजनेसमैन, आप उन्हें कहिएगा घूमने चलना है, हमारे पास तो टाइम नहीं है। आप उन्हें कहिएगा कि हम एक काम करते हैं, 3-4 दिन के लिए फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, आप घूमने भी ना जाइएगा, घर पे बैठिएगा, हमारे पास तो टाइम नहीं है। मैरिज के लिए आप थोड़ा सा शॉप बंद करके जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं है। तो बिजनेसमैन दे आर वेरी बिजी, एंड द बिजनेस टर्म इज कम फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजनेसमैन आर ऑलवेज बिजी। बिजनेसमैन हमेशा बिजी होते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में, या तो वो सामान खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपने कस्टमर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। सो बिजनेस इन्वॉल्व रेगुलर एक्टिविटीज। बिजनेस हमारी वो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं रिलेटेड टू बाइंग, प्रोडक्शन, सेल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर हम सामान खरीदते हैं, बेचते हैं और कस्टमर को सर्विसेज देते हैं विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। अब देखिएगा, कोई ना कोई बिजनेसमैन जो होता है, हर एक बिजनेसमैन जो होता है, आई मीन वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लोकल बेकरी रेगुलरली बेक्स एंड सेल ब्रेड। अब ये बेकरी की ऑनर है, ये रेगुलर अपनी बेकरी का मटेरियल बेक करती है, सेल करती है, और मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। यहां तक हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट सबको बहुत अच्छे ढंग से समझा। अब बिजनेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब देखिएगा, यहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, क्वालिटी कहें, एडवांटेज कहें, ये एक ही चीज है।
तो बिजनेस में कुल मिला के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड, थर्ड, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क। आप लोगों के पास केस स्टडीज आएंगी। केस स्टडीज आर नथिंग एल्स, ओनली द स्टोरी। आपको एक स्टोरी मिलेगी, आपको उस स्टोरी के बेस पर देखना है कि वो जो स्टोरी है आपके इनमें से किस कैरेक्टरिस्टिक से मैच करती है, और आपको वो आंसर आइडेंटिफाई करना है, वो कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करती है। अब यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट जो होते हैं सारे हेडिंग्स याद ही नहीं करते। वो क्या समझते हैं, वी लर्न ओनली 4-5 हेडिंग्स, बस उतने पे हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, आपको केस स्टडीज के लिए सारी की सारी हेडिंग्स को लर्न करना। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक बिजनेसमैन पूरा दिन दुकान पर रहता है, कहीं ना कहीं कस्टमर को वो इन्फ्लुएंस करता है सामान को खरीदने के लिए। बहुत सारे कस्टमर्स के साथ वो डील करता है। शाम तक घर पे जब वो आता है बहुत थका हुआ होता है, बट ये सारा काम करता क्यों है वो, ओनली फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, ताकि वो अपना घर खर्च चला सके। इट इज नॉट डन बिकॉज ऑफ लव। बिजनेस कभी भी लव, काइंडनेस या किसी भी और फीलिंग के लिए नहीं होता, वो प्योरली प्रॉफिट के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु ओपन्स अ स्मॉल बेकरी, दे मेक ब्रेड्स एंड सेल इट टू द कस्टमर। एक पर्सन है, उसने एक बेकरी खोली और वो जो बेकरी है का सामान जो है अपने कस्टमर को बेचता है। दे डू दिस टू अर्न मनी टू सपोर्ट देमसेल्फ एंड देयर फैमिली। और मेन पर्पस क्या है, फैमिली को सपोर्ट करना और हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको पूरा करना। Production or procurement of goods and services. Before business can offer goods and services to people, they need to either make them or get them from somewhere else. अब देखिएगा, बिजनेसमैन के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो खुद का प्रोडक्शन करे और आगे कस्टमर को सेल कर दे, पैसा कमाए, या फिर वो कहीं से प्रोड्यूस्ड सामान को लाए और उसको आगे कस्टमर को बेच के पैसा कमाए। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रोसरी स्टोर, दे माइट प्रोड्यूस सम आइटम इन देयर ओन बेकरी। एक ग्रोसरी स्टोर है, वो बहुत सारा सामान तो अपने यहाँ खुद का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे ब्रेड हो गई है, केक हो गया, बट दे ऑल्सो नीड टू बाय अदर प्रोडक्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल या पैक्ड फूड। बट इसके अलावा बहुत सारा ऐसा सामान है जो कस्टमर को बेचना है, लेकिन वो खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वो पीछे से प्रोड्यूस्ड हुआ हुआ कहीं से लाते हैं और आगे कस्टमर को बेचते हैं। Sale or exchange of goods and services. In simple term, business involve giving or getting things in exchange for money. आप कुछ सोचिएगा, आपकी दुकान है और वहां पर एक व्यक्ति आता है और वो आपसे कुछ सामान लेकर जाता है वृद्धाश्रम के लिए, और आप उससे कुछ भी नहीं लेते, तो क्या ये बिजनेस हुआ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आपने इसमें कुछ एक्सचेंज तो करा ही नहीं। आपने सामान तो डिलीवर कर दिया उसको, लेकिन आपने ना ही तो उससे पैसे लिए, कुछ भी नहीं करा। तो बिजनेस तब तक बिजनेस नहीं होता जब तक कि हम उसके अंदर किसी ना किसी चीज को एक्सचेंज ना करें। मतलब हमने सामान बेचा और हम उसके अगेंस्ट में पैसा लेते हैं। या ज्वेलर्स को देख लीजिएगा, ज्वेलर्स अगर न्यू ऑर्नामेंट्स देते हैं तो इन रिटर्न वो पुराने ऑर्नामेंट्स लेते हैं। तो देयर मस्ट बी सम एक्सचेंज इन बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अ टॉय स्टोर, व्हेन यू गो देयर एंड बाय अ टॉय, यू गिव देम मनी एंड दे गिव यू टॉय। एक टॉय स्टोर में आप गए, आपने एक टॉय पसंद किया, आपने उसको पैसे दिए और उसने आपको टॉय दे दिया। नाउ द फोर्थ हेडिंग इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। आप लोगों ने एक मकान, अपना जो पुश्तैनी मकान था, वो आपने 10 साल 20 साल बाद बेचा और आपको उस पर प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन आप फिर भी बिजनेसमैन नहीं माने जाएंगे। क्यों? आपने पैसा तो कमाया, लेकिन आप इस चीज में रेगुलर एंगेज नहीं है। वो ही एक प्रॉपर्टी डीलर जो होता है, वो पूरे साल में बहुत सारे मकान खरीदता भी और बेचता भी। इसका मतलब कोई भी एक एक्टिविटी जो वंस इन ए वाइल आप करते हैं, उसको हम बिजनेस नहीं कहते। आप पूरे साल के बाद अपनी सेकेंड हैंड बुक्स बेचते हैं मार्केट में, स्क्रैप बुक्स का बेचते हैं, नोटबुक्स का स्क्रैप बेचते हैं, बट क्या आप बुक सेलर के जैसे बिजनेसमैन हो गए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक्टिविटी आप एक साल में 1 या 2 बार करते हैं, जबकि जो बुक सेलर है वो पूरा साल इस एक्टिविटी में एंगेज होता है। दिस मीन्स डूइंग बिजनेस रेगुलरली, नॉट जस्ट वंस इन अ वाइल। बिजनेस वो होता है जो आप रेगुलर करते हैं, ना कि वंस इन ए वाइल। Selling or buying something just once does not count as a business. For example, you sell your old mobile to someone and make a profit. This is not considered as business because it is one time thing. आप अपना सेकेंड हैंड मोबाइल किसी को बेचते हैं, अब आप मोबाइल के शॉपकीपर जैसा बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर तो उसमें एंगेज नहीं है। आपने वंस इन ए वाइल करा, पैसा कमाया, प्रॉफिट अर्न करा, बट यू आर एब्सेंट इन रेगुलर डीलिंग, सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। नाउ द फिफ्थ इज प्रॉफिट अर्निंग।
इन सिंपल टर्म्स द मेन गोल ऑफ एनी बिजनेस इज टू मेक थ्रू प्रॉफिट। देखिएगा, कोई भी बिजनेसमैन उसका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। विदाउट प्रॉफिट अ बिजनेस वॉन्ट बी एबल टू कीप फॉर लॉन्ग टाइम। आप सोचिए, एक बिजनेसमैन है, उसका प्रॉफिट रेशियो बहुत कम है, इवन देन वो अपने कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी पूरी नहीं कर पा रहा है, उसके एक्सपेंसेस बिजनेस के ज्यादा हैं और प्रॉफिट बहुत कम है। आपको क्या लगता है बिजनेस बहुत दूर तक रन करेगा, बहुत लंबे समय तक चला पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। For example, a small bakery, the owner wants to make sure that they earn more money so that they can spend on rent and other costs. एक बेकरी का बिजनेस है और उसका ऑनर हमेशा ये चाहता है कि बेकरी के बिजनेस से इतना प्रॉफिट हम अर्न करें कि जो ये बेकरी की शॉप है उसका रेंट पे किया जा सके, इसके अलावा स्टाफ की सैलरी दी जा सके। दे माइट ट्राई टू सेल मोर केक्स एंड पेस्ट्री ईच डे, और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पेस्ट्रीज बेचना, ज्यादा से ज्यादा केक बेचना, इस चीज में अपने एफर्ट्स डालते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, 6 पॉइंट। आपको क्या लगता है, कोई भी बिजनेसमैन होता है उसको पहले से पता होता है कि भाई अगर मैं अपने बिजनेस में वुलन 2 लाख का लेकर आऊंगा तो मेरा 2 लाख का पूरा बिक जाएगा, या उसको पता होता है कि दिवाली के लिए मैंने जो 3 लाख के क्रैकर्स बाय करे ये सारे के सारे मेरे बिक जाएंगे और मेरे को पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी बिजनेसमैन को फ्यूचर का तो पता ही नहीं होता, एंड दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। Uncertainty of return means that business can't always predict how much money they will make within a specific time period. अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं जानता कि फ्यूचर में वो कितना पैसा कमाएगा। इवन दो बिजनेस इन्वेस्ट मनी विद द होप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, फिर भी हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सके। दे कांट बी श्योर दे माइट एक्चुअली लूज मनी इवन इफ दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और कई बार तो ऐसा होता है कि बिजनेसमैन अपना बेस्ट भी दे देता है ना, फिर भी वो उतने प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाता जितने वो एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन ए स्मॉल क्लोथ स्टोर। द ओनर इन्वेस्ट मनी इन बाइंग क्लोथ टू सेल कस्टमर। एक क्लोथ स्टोर है और वहां पर जो बिजनेसमैन है वो हमेशा ये चाहता है कि वो जितना भी अपना स्टॉक लेकर आए क्लोथ्स का वो अपने कस्टमर्स को बेच सके। दे होप टू मेक अ प्रॉफिट बाय सेलिंग दीज क्लोथ एट अ हायर प्राइस, और उसको ये उम्मीद होती है कि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्लोथ्स को हायर प्राइस पर बेचेगा। However, they can't be completely certain how much profit they'll make, और स्टिल उनको ये नहीं पता कि जब वो प्रॉफिट ऐड करके हायर प्राइस पर कपड़ा बेचेंगे तो कितने कस्टमर्स खरीदेंगे और कितने नहीं खरीदेंगे। एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क मीन्स द अनसर्टेनिटी ऑफ फेसिंग अ लॉस ड्यू टू सम अनवांटेड इवेंट। देखिएगा, बिजनेस में ना रिस्क तो लगा ही रहता है, और रिस्क हमेशा अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से होता है। हमें नहीं पता कब नेचुरल डिजास्टर हो जाए, हमें नहीं पता कब गवर्नमेंट लॉकडाउन डिक्लेयर कर दे या कोविड जैसी सिचुएशंस आ जाए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस के अंदर अनसर्टेन इवेंट्स होती है। कस्टमर का इवन देन टेस्ट चेंज हो गया, उसका फैशन के लिए अपना टेस्ट चेंज हो गया, तो वो भी बिजनेस के लिए एक रिस्क पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन अ स्मॉल रेस्टोरेंट, देयर इज द रिस्क दैट पीपल माइट नॉट लाइक द फूड। आपने एक रेस्टोरेंट खोला, बट आपको क्या पता कि आपके रेस्टोरेंट को फूड लोग बाग पसंद करेंगे भी नहीं करेंगे। और अ फायर माइट ब्रेक आउट इन अ किचन, कई बार किचन में आग भी लग जाती है, उससे भी रेस्टोरेंट को लॉस हो जाता है। और अ न्यू रेस्टोरेंट माइट ओपन नियर बाय एंड टेक अवे योर कस्टमर्स। और आपका रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक और नया रेस्टोरेंट खुला, उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है और उस नए रेस्टोरेंट ने आपके कस्टमर्स को कैच कर लिया। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में ये रिस्क होते हैं। अब हमारा टॉपिक है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इनके अंदर हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो द फर्स्ट इज मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। याद रखिएगा, 11th क्लास के अंदर आपके पास जितने भी डिफरेंसेस आते हैं उनके अंदर आपको बेसिस देने मस्ट है, मतलब आप डिफरेंस किन किन बेसिस पर कर रहे हैं। सो द फर्स्ट इज मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेसमैन ऑलवेज डिसाइड एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। देखिएगा, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए बिजनेसमैन का डिसीजन होना जरूरी है, और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, हालांकि सब में नहीं होती। आप कपड़े का बिजनेस करेंगे, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप मेडिकल स्टोर का बिजनेस करेंगे तो आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। प्रोफेशनल, मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जितने भी आपके प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इनके पास अपनी डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ सर्टिफिकेट, जहां से भी इन्होंने अपनी पढ़ाई कर रखी है उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, डॉक्टर है, उसके पास ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की डिग्री होनी चाहिए, और अगर लॉयर है तो बार काउंसिल की उसके पास डिग्री और सर्टिफिकेट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। बट एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप आजकल तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। नेचर ऑफ वर्क,
बिजनेस के अंदर हम लोग गुड्स में डील करते हैं, सेल परचेज करते हैं। प्रोफेशन के अंदर एक डॉक्टर, लॉयर आपको अपनी पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपके जो भी सर्विस के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स रेगुलेशंस को माना जाता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के अंदर नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। आप देखिएगा बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और कुछ तो पढ़े लिखे भी नहीं है, बट उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। मतलब बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। हाँ, बिजनेस को अगर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड द ट्रेनिंग इन ए स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी। लेकिन डॉक्टर तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्रोफेशनल में जो लॉयर है वो तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, टीचर वो खुद भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। मतलब यहां पर आपके पास एक्सपर्ट्स लोग होने चाहिए। बेसिक एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज पर जॉब। फॉर एग्जाम्पल, बैंक मैनेजर इज ऑल्सो इन एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर आपके पास एक बैंक मैनेजर पढ़ा लिखा होगा, लेकिन एक वॉचमैन जो है वो भी जॉब में है, लेकिन वो पढ़ा लिखा ना हो, चलेगा। तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई आपके जॉब प्रोफाइल पर डिपेंड करती है। अगर आप बैंक मैनेजर या मिलिट्री में कैप्टन जैसी पोस्ट पर हैं तो आपके लिए डेफिनेटली पढ़ाई जरूरी है। लेकिन अगर कोई वॉचमैन है तो ऐसे केस में पढ़ाई जरूरी नहीं भी है। रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न, हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रोफेशन के अंदर हमें फी मिलती है, डॉक्टर्स लॉयर्स को हम लोग फ्री देते हैं। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या वेजेस मिलती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पर है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, आप डेफिनेटली ज्यादा उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। यहां पर प्रोफेशन के अंदर बहुत लिमिटेड कैपिटल की जरूरत होती है। एक डॉक्टर है, क्लिनिक है, दैट्स ऑल। लॉयर है, उसका कैबिन है, दैट्स ऑल। उसको रोज तो नहीं स्टॉक खरीदना आगे बेचने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की जैसे उसको रॉ मटेरियल तो नहीं खरीदना। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर बहुत लिमिटेड पैसा चाहिए होता है। बट जॉब के अंदर तो नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपकी व्हाइट कॉलर जॉब है, आप बाबूजी बन के जाएंगे और बाबूजी बन के घर पर आ जाएंगे। आपको जॉब के अंदर ही सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। आपको डेस्क वहां मिलेगी, चेयर वहां मिलेगी, लैपटॉप वहां पर मिलेगा, आपको सब चीजें कंपनी की तरफ से मिलेगी। रिस्क, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर रिस्क इज प्रेजेंट। देखिएगा बिजनेस के अंदर तो रिस्क होता ही होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि अगर आपका लार्ज स्केल का बिजनेस होगा तो लार्ज स्केल पर रिस्क होगा, और स्मॉल स्केल का बिजनेस होगा तो स्मॉल स्केल का रिस्क होगा। प्रोफेशन, फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। लेकिन प्रोफेशन के अंदर आपका रिस्क बहुत कम रहता है। क्यों? बिजनेस के अंदर तो आप लोग जब स्टॉक खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो उसके खराब होने का डर रहता है। बट प्रोफेशन के अंदर तो ना ही तो आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे हैं, आप किसी को बेच नहीं रहे हैं, एक्सपर्ट सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम रहता है। एम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो लिटिल रिस्क। एम्प्लॉयमेंट तो सबसे सेफ है इस मामले में। आपको तो फिक्स सैलरी मिलनी ही मिलनी है, चाहे कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज ऑनरशिप। मतलब बिजनेस के अंदर हम इजीली ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन अपने बच्चों को अपना बिजनेस हैंड ओवर कर सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है, बट वो इजीली ट्रांसफरेबल होता है। एम्प्लॉयमेंट नॉट पॉसिबल। आपको क्या लगता है, एक डॉक्टर जिसका बच्चा मेडिकल नहीं पढ़ा हुआ है, बट एक डॉक्टर जो है उसका क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा है, बट वो लेगेसी में अपना ये क्लिनिक अपने बच्चे को हैंड ओवर कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर प्रोफेशन में हम अपनी लेगेसी आगे नहीं ट्रांसफर कर सकते जब तक कि हमारी अगली जनरेशन उस चीज में पढ़ी लिखी ना हो। एक लॉयर अपना लॉयर का पूरा सेटअप अपने बच्चे को तभी देगा जब बच्चा भी लॉयर होगा। इसका मतलब प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं पॉसिबल है। और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं। फादर के पास जो जॉब है, क्या वो सेम जॉब फादर अपने बच्चे को हैंड ओवर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब। मतलब यहां पर बिहेवियर पैटर्न, बिजनेस के अंदर ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, और जबकि एम्प्लॉयमेंट के अंदर बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर। बिहेवियर जो होता है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग चलता है। एग्जाम्पल, शॉप, फैक्ट्री, लीगल और मेडिकल प्रोफेशन एंड जॉब्स इन अ बैंक। देखिएगा इस टाइम आपके सामने डिस्प्ले पर एक चार्ट है। ये चार्ट मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है, और यहाँ पर बिजनेस एक फैमिली है। इस फैमिली में एक ग्रुप इंडस्ट्री का आ जाता है और दूसरा ग्रुप कॉमर्स का आ जाता है। मतलब पूरी की पूरी फैमिली दो ग्रुप्स में डिवाइड है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में भी आगे सब डिवीजन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी।
और कॉमर्स के अंदर भी आपके ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। अब ये जितना आपके सामने डिस्प्ले पर चार्ट है, हम लोग इसको बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में विद एग्जांपल कवर करेंगे। सो द बिजनेस एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप। बिजनेस के दो ग्रुप हैं, एक है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। इंडस्ट्री, दिस इन्वॉल्व मेकिंग अ प्रोसेसिंग गुड्स एंड मटेरियल। इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास रॉ मटेरियल होता है और हम उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फैक्ट्री दैट मेक्स कार, अ बेकरी। अब बेकरी में क्या है, रॉ मटेरियल होगा, उससे वो ब्रेड, केक्स ये सब बनाएंगे। कार की फैक्ट्री में लाइट्स हैं, सीट्स हैं और स्टील है, वहां से वो बॉडी बनाएंगे, पार्ट्स को असेंबल करेंगे और हमें एक बहुत बढ़िया से कार देंगे। बट कॉमर्स क्या है, देखिएगा फैक्ट्री में सामान बन गया, अब ये सामान कस्टमर तक पहुंचाएगा कौन? कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी अब दूसरे ग्रुप की आती है। मतलब फर्स्ट ग्रुप ने सामान बनाया और दूसरा ग्रुप उस सामान को कस्टमर तक डिलीवर करने का सारा काम करता है। दिस इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज नीडेड टू हेल्प गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। नॉर्मली ये जो कॉमर्स वाला ग्रुप है, ये सारे के सारे वो काम करता है जो प्रोड्यूसर से कस्टमर तक सामान पहुंचाने में हमें हेल्प करता है। It also helps in buying, selling and trading. इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट टर्निंग रिसोर्सेज एंड यूजफुल स्टफ्स। इंडस्ट्री में क्या होता है, जितने भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, हम उसको यूजफुल स्टफ में कन्वर्ट करते हैं। इट यूजली इन्वॉल्व मशीन्स एंड टेक्निकल स्किल। अब इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास मशीन्स होनी चाहिए और उन मशीन्स पे काम करने के लिए टेक्निकल स्टाफ भी होना चाहिए। दिस कैन इंक्लूड मेकिंग थिंग्स और प्रोसेसिंग मटेरियल एज वेल एज रेजिंग एनिमल। यहां पर इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम लोग अभी तक इंडस्ट्री का मतलब ये समझते हैं कि जहां पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वहां पर रॉ मटेरियल से सामान बनता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अलावा जब हम रेजिंग एनिमल्स की बात करते हैं, तो ये भी हमारी इंडस्ट्री का ही एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल द फैक्ट्रीज दैट मेक टेक्सटाइल प्रोडक्ट फ्रॉम कॉटन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, आपके पास कॉटन है और उससे थ्रेड बनाकर क्लोथ बनाने का काम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज करती है। अब अगर मैं इंडस्ट्री के टाइप्स की बात करता हूं, एक है हमारी प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। These industries deal with getting natural resources and growing or breeding living things. प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखिएगा, यहां पर हमने इसको दो पार्ट्स में बात करी है। फर्स्ट, गेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सब से जो भी हमारे पास मटेरियल आता है, जैसे अर्थ से हमें आयरन और मिलता है, तो ये सब हमारे प्राइमरी में आते हैं। एंड ग्रोइंग और ब्रीडिंग लिविंग थिंग्स लाइक फिशिंग। अब फिशिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास जितनी भी फिशेज हैं, हम उनको ग्रो करते हैं, आगे सेल करते हैं, एक्वेरियम वगैरह का बिजनेस करते हैं। तो एक हिस्सा तो हो गया हमारे पास एग्रीकल्चर का, जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज से चीजों को ले रहे हैं, और एक जिसे हम लोग ब्रीड कर रहे हैं। तो यहां पर प्राइमरी इंडस्ट्री आती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्री यूज द मटेरियल दैट कम फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री। अब आप देखिएगा, फार्मिंग में आपको गेहूं मिला, गेहूं से आटे बनाने का जो काम है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। माइनिंग में आपको आयरन और मिला, कोल मिला, और उससे फर्दर चीजों को बनाने का काम जो होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए प्राइमरी इंडस्ट्री से निकलने वाले मटेरियल बहुत जरूरी होता है। दे टेक रॉ मटेरियल एंड टर्न देम इनटू फिनिश प्रोडक्ट। जितनी भी हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, ये रॉ मटेरियल तो प्राइमरी इंडस्ट्री से लेते हैं और उसके बाद उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग कार्स फ्रॉम स्टील और टर्निंग कॉटन इनटू क्लॉथ। अब देखिएगा, कॉटन हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है और उसको क्लोथ में बदलने का काम सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। टर्शियरी इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विसेज टू सपोर्ट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री होती है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट देती है। दे आर द हेल्पर, अपने आप में हम इनको हेल्पर भी कह सकते हैं, विच मेक श्योर एवरीथिंग रन स्मूथली। लाइक ट्रांसपोर्ट, आपने प्राइमरी इंडस्ट्री में एक फार्मर ने गेहूं प्रोड्यूस करी, अब उसको प्रोडक्शन को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग मंडी तक पहुंचाते हैं। एक फैक्ट्री ने मटेरियल को बनाया, उसके लिए उसे पैसा चाहिए, वहां पर बैंक उस फैक्ट्री के ओनर को फाइनेंस करेगा। सामान को फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने में कभी कभी कॉस्टली सामान होता है, उसमें रिस्क होता है, उसके लिए हमारी इंश्योरेंस हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं टर्शियरी सेक्टर एक हेल्पर यूनिट होती है प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। इसके अंदर हमारे दो पार्ट आ जाते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। दीज इंडस्ट्री गेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचर। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में सारा का सारा मटेरियल नेचर से मिलता है। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल दैट यूज टू मेक अदर थिंग्स लाइक फार्मिंग, माइनिंग, कटिंग डाउन ट्रीज, hunting, fishing. जेनेटिक, दीज इंडस्ट्री फोकस ऑन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल फॉर रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम लोग एनिमल्स वगैरह का यूज करते हैं आगे रिप्रोडक्शन में, प्लांट्स का यूज करते हैं रिप्रोडक्शन में।
They are involving developing better seeds for farming and breeding healthier animals. फॉर एग्जाम्पल नर्सरी कैंपिंग एंड पोल्ट्री फार्म्स, ये सब हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। तो प्राइमरी के अंदर एक टाइप की इंडस्ट्री तो वो ही जो हमें अर्थ से एक्सट्रैक्शन दे रही है, और दूसरे जिन्हें हम लोग जैसे प्लांट्स को हम लोग ब्रीड आउट कर रहे हैं, हम लोग पोल्ट्री फॉर्म्स कर रहे हैं और उससे हम लोग पैसा कमा रहे हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज मेक प्रोडक्ट बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर आप देखिएगा इस पिक्चर के अंदर, जितना भी रॉ मटेरियल होता है इस इंडस्ट्रीज में जाता है, मशीनों में जाता है और हमें ये फाइनल आउटकम देते हैं। तो ये हमारी होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दे क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट दैट वी यूज एवरी डे। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हमारे पास सारे फाइनल प्रोडक्ट आते हैं जिसे हम लोग कंज्यूम करते हैं और अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली रन करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, these industry build structure like building, dams, bridges, roads, tunnels। अब ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसका काम क्या है, ब्रिजेस बनाना, टनल्स बनाना, रोड्स बनाना, कैनाल्स बनाना, ये सब। दे रिक्वायर स्किल इन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप्स की, तो ये हमारी 4 टाइप्स की होती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी आगे 4 सब पार्ट्स हैं, analytical, synthetical, processing or assemblies। Analytical industry, this type of industry look at a material and separate it from different parts। हम इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। Think of an oil refinery। आप एक ऑयल रिफाइनरी के बारे में सोचिएगा। It takes crude oil, जमीन से तो इन्हें क्रूड ऑयल ही मिलता है, एंड सेपरेट इट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। उसके बाद ये क्रूड ऑयल को फिल्टर करते रहते हैं और उससे अलग अलग कंपोनेंट्स निकालते रहते हैं, लाइक डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक मटेरियल निकला, उस मटेरियल को हम लोग फिल्टर करते जा रहे हैं और उसमें से अलग अलग चीजें विड्रॉ कर रहे हैं। सिंथेटिकल इंडस्ट्री, हम इसमें एग्जांपल लेते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। सीमेंट इज मेड बाय मिक्सचर लाइमस्टोन, क्ले एंड अदर मटेरियल। मतलब जब आपके 2 या 3 या 4 5 बहुत सारी चीजों को भी मिक्स कर सकते हैं, ऐसे मिक्स करके सिंथेटिक चीजों को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनता है। सिंथेटिक मींस आर्टिफिशियल चीजों को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम लोग सिंथेटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। These industry take different ingredients and mix them together to create something new। अब इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे मटेरियल होते हैं, आप उन सब मटेरियल को मिक्स करोगे और उसके बाद एक नया मटेरियल आ जाएगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हम इसके अंदर शुगर केन के एग्जांपल लेते हैं। शुगर केन गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस लाइक क्रशिंग, बॉइलिंग एंड रिफाइनिंग बिफोर इट बिकम शुगर। अब शुगर केन में क्या होता है कि हम लोगों के पास शुगर केन है, हम उससे शुगर चाहते हैं, तो यहां पर शुगर केन बहुत सारी स्टेजेस से निकलेगा और उन सब स्टेजेस से निकलने के बाद हमें शुगर देगा। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन्वॉल्व डिफरेंट स्टेप्स। मतलब इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं और उन सब स्टेजेस से जब वो मटेरियल प्रोसेस्ड हो जाता है तो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट आता है। Assembling industry, these industry bring together different parts of creating a new product like computer, cars। इसमें क्या होता है, हमारे पास पार्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, हम उनको इकट्ठा करते हैं और उठा के उससे एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। कंप्यूटर, मॉनिटर किसी कंपनी का हमने बना बनाया लिया, कीबोर्ड किसी कंपनी का बना बनाया लिया, सीपीयू कहीं से लिया, हम लोगों ने इस तरीके से सारे पार्ट्स मिलाए और एक कंप्यूटर बना के रख दिया। दिस इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक आता है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड, देखिए हम लोग बहुत बार ये बात देखते हैं कि दुकानदार होते हैं, दुकानदार लोग क्या कहते हैं, वी आर बिजनेसमैन। देखिएगा बिजनेस के अंदर अगर आप चार्ट देखें तो बिजनेस वो है जिसके अंदर आप प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद आप सेल परचेज करते हैं। ट्रेड में हम लोग सेल और परचेज करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ रेडीमेड सामान खरीद रहे हैं, आपकी गारमेंट्स की शॉप है, आप रेडीमेड कंपनियों का सामान खरीदते हैं, जैकेट्स खरीदते हैं, लोअर खरीदते हैं, जींस खरीदते हैं, ट्राउजर्स खरीदते हैं और उन्हें कस्टमर्स को बेच देते हैं, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप ट्रेडर हैं। मतलब ट्रेडर वो है जो रेडीमेड गुड्स लेता है, पीछे कंपनी से सामान लेता है और आगे कस्टमर को बेच देता है, लेकिन वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हैं और आप कस्टमर को सामान भी बेच रहे हैं, तब आप बिजनेसमैन कहलाए जाएंगे। सो ट्रेड इन्वॉल्व सेलिंग एंड ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स वेदर दे आर फिजिकली आइटम और डिजिटल प्रोडक्ट। तो ट्रेड के अंदर क्या होता है, हम लोग सेल परचेज करते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है। When you buy grocery from a store or order clothes online,
यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेड। अब हम लोग सामान खरीद रहे हैं, चाहे ऑनलाइन खरीदें बेचें या हम फिजिकली जाकर सामान को बेचें खरीदें, ये सब चीजें हमारी ट्रेड में आती है। अब देखिएगा, प्रोडक्शन तो कहीं और हो, लेकिन सामान को ट्रेड के थ्रू कस्टमर तक पहुंचा दिया। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड मेक्स इट पॉसिबल फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल टू रीच इंडिविजुअल बायर। ट्रेड में क्या होता है कि हम लोग सामान जो बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन किया जा चुका है, हम उसको बाहर तक पहुंचाते हैं। विदाउट ट्रेड, प्रोड्यूसर वुड स्ट्रगल टू सेल देयर प्रोडक्ट टू कस्टमर। अगर ट्रेड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के लिए इतना बड़ा सेटअप का ध्यान रखना कि पहले वो प्रोडक्शन करे, फिर एक एक कस्टमर तक सामान पहुंचाए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर एक्टिविटीज दैट सपोर्ट ट्रेड। सपोर्ट मींस हेल्प करती है। वो सब एक्टिविटीज जो सामान को कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं, दे आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दे आर ऑफन कॉल्ड सर्विसेज बिकॉज दे हेल्प फैसिलिटेट बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एक्चुअली हम इनको सर्विसेज भी बोलते हैं और ये हमारी फैसिलिटेट करती हैं, हेल्प करती हैं इंडस्ट्री और ट्रेड की उन सब एक्टिविटीज को जिसमें हम सामान कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड प्ले अ सपोर्टिव रोल। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिव रोल भी देते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस एंड एडवर्टीजमेंट। अब अगर मैं बात करता हूं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के टाइप की, तो ये हमारे सामने 5 हैं, लिस्ट है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट। नाउ द फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आपको क्या लगता है, चाय जो आसाम में प्रोड्यूस की जाती है और पूरा इंडिया उसे कंज्यूम करता है, बिना ट्रांसपोर्टेशन के आपके या हमारे घरों तक पहुंच सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब प्रोडक्शन कहीं भी होगा बट ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। ऐसे ही आप अगर फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान लेते हैं, आपको क्या लगता है, बिना डिजिटल मैसेजेस के, बिना डिजिटल इंफॉर्मेशन के, बिना कम्युनिकेशन के आप उस सामान को ले लोगे? आप बिना उसको पढ़े, उसका क्या बॉडी है, किस तरीके से बना, उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, बिना इन चीजों की नॉलेज लिए आप प्रोडक्ट बाय कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं बाय करेंगे। इसका मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। ट्रांसपोर्ट, इट मूव्स फ्रॉम वेयर दे प्रोड्यूस टू वेयर दे आर नीडेड फॉर कंजम्पशन। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सामान जहां प्रोड्यूस हुआ और वहां से जहां तक कंजम्पशन हो रहा है वहां तक पहुंचाया जाता है। कम्युनिकेशन अलाउज पीपल इन्वॉल्व इन बिजनेस टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। और कम्युनिकेशन हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन असम। टी जो है पूरे असम में प्रोड्यूस होती है, बट पीपल ऑल ओवर द कंट्री ड्रिंक इट। और पूरा देश चाय पीता है। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स आसाम टी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हमें ये वाली जो चाय है पूरे इंडिया में मिलती है। कम्युनिकेशन, जितने भी आसाम में टी प्रोड्यूसर होते हैं ये बहुत वैरायटी की टी बनाते हैं, अलग अलग क्वालिटी के बनाते हैं, और ये सारी की सारी कम्युनिकेशन के थ्रू शॉपकीपर को बताया जाता है। तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मैसेजेस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर फंड टू बाय एसेट्स, रॉ मटेरियल एंड कवर अदर एक्सपेंसेस। देखो, बिजनेस को पैसों की जरूरत तो रहती है, उसको कई बार एसेट्स खरीदनी होती है, कई बार कुछ मटेरियल खरीदने होते हैं, और रॉ मटेरियल मतलब, और इसके अलावा बहुत से ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनके लिए उसे पैसे की जरूरत होती है। बैंक प्रोवाइड लोन एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू हेल्प बिजनेस। अब बैंक क्या करता है, लोन देता है इनको ताकि वो अपनी ये सारी नीड्स को पूरा कर सके। अ न्यू बेकरी नीड मनी टू बाय ओवन्स, फ्लोर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। एक नई बेकरी आपके नेबर में खुली, उसको ओवन भी खरीदना है और बहुत सारा रॉ मटेरियल भी खरीदना है। दे कैन गो टू बैंक एंड फॉर अ लोन एंड परचेज दिस आइटम। अब बेकरी का ओनर बैंक में जाएगा, वहां से पैसा लेगा और अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। इंश्योरेंस, बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क लाइक फायर, थेफ्ट एंड डैमेज ऑफ गुड्स। देखिएगा, बिजनेस है तो उसके अंदर रिस्क तो होगा ही होगा, और बहुत से ऐसे रिस्क होते हैं जो हमारे बिजनेस को बहुत बुरी तरीके से लॉस में लेकर आते हैं। तो इन रिस्क से हम कैसे निपट सकते हैं? एग्जैक्टली, इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स बिजनेस बाय कंपनसेटिंग देम फॉर अ लॉस। अब बिजनेस के अंदर लॉस हुआ और इंश्योरेंस वो पैसा जो होता है कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर देता है। अ फैक्ट्री हैज एक्सपेंसिव मशीन्स दैट कुड गेट डैमेज इन अ फायर। एक फैक्ट्री है, उसके पास बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स हैं और आग में वो जल के राख हो सकती है। बाय हैविंग इंश्योरेंस द फैक्ट्री कैन रिकवर द कॉस्ट। और अगर मान लिया उस फैक्ट्री ने इन सब मशीन्स का इंश्योरेंस लिया और गॉड फॉरबिडन आग लग जाती है, तो ये जो कॉस्ट है, जो हमें लॉस हुआ है, ये सारा का सारा इंश्योरेंस से पूरा हो जाता है। वेयर हाउसिंग, गुड्स आर ऑफन स्टोर्ड बिफोर दे सोल्ड और कंज्यूम। जितने भी शॉपकीपर हैं, क्या ये उतना ही सामान लाते हैं जितना कस्टमर पर डे डिमांड करता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बेचारे रोज अपना सामान लेने के लिए कहाँ जाएंगे? ये लोग क्या करते हैं, बल्क में सामान खरीदते हैं, उसको अपने स्टोर हाउस में रखते हैं,
और कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बेचते हैं। वेयर हाउस प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस टू कीप गुड्स सेफ अंटिल दे आर नीडेड। अब गोडाउन्स में क्या होता है, वेयर हाउस में क्या होता है, सामान शॉपकीपर सब रखते हैं, फैक्ट्री वाले रखते हैं, और जैसे जैसे डिमांड निकलती है वैसे वैसे उसको डिलीवर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लोथिंग स्टोर नीड स्पेस टू स्टोर एक्स्ट्रा इन्वेंट्री। विंटर्स का सीजन आ गया, एक शॉपकीपर को बहुत सारा अपना वूलन स्टोर करना है। अब वूलन वो क्या करेगा, एक या दो बारी में सारा का सारा खरीद लेगा, लेकिन वो आगे इसको बेचेगा, और जब तक ये पूरा सामान बिक नहीं जाता अपने स्टोर में रखेगा, और जैसे जैसे बिकता रहेगा वैसे वैसे स्टोर से कस्टमर को देता रहेगा। नाउ एडवर्टाइजिंग। आपको क्या लगता है, मार्केट में बहुत सारी वैरायटी का प्रोडक्ट आते हैं। इवन अगर मैं बिस्किट्स की बात करूं तो बहुत बड़ी रेंज है। हम लोगों को इतने सारे बिस्किट्स के बारे में पता कैसे लगता है? सिंपल, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग आर टूल्स यूज्ड टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू पोटेंशियल कस्टमर। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, जितने भी हमारे कस्टमर हैं हम उन तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। एडवर्टीजमेंट इज पेड प्रमोशन। अ न्यू स्मार्टफोन कंपनी वांट टू अट्रैक्ट कस्टमर। एक नई स्मार्टफोन कंपनी, उसने एक नया मॉडल लॉन्च करा। दे एडवर्टाइज देयर फोन फीचर एंड प्राइसेस इन न्यूज़पेपर। अब कंपनी क्या कर रही है, अपने फोन के सारे फीचर्स, उसके प्राइस की, देखो मेरे पास एक स्मार्टफोन है जिसके फीचर्स बहुत एडवांस है, बहुत इकोनॉमिकल रेट में मैं आपको दे रहा हूं। तो ये सब चीजें हमें एडवर्टीजमेंट से पता लगती है। नाउ द टॉपिक इज पर्पस ऑफ कॉमर्स। इट कनेक्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल इन एक्सचेंज प्रोसेस। कॉमर्स का मेन पर्पस क्या हुआ, कि सामान जहां प्रोड्यूस हो रहा है वहां से कंज्यूमर तक बिना किसी प्रॉब्लम तक पहुंचा। दीज ऑब्स्टेकल्स कुड बी रिलेटेड टू पीपल। हालांकि प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में, जैसे लोगों से प्रॉब्लम आती है, जगह की प्रॉब्लम आ जाती है, टाइम की प्रॉब्लम आ जाती है, रिस्क की, फाइनेंस की और इंफॉर्मेशन की। अब ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? तो फर्स्ट इज पर्सन। ट्रेड हेल्प्स गुड्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। अब होता क्या है, पर्सन की प्रॉब्लम जो होती है, हर एक आदमी जो है सामान फैक्ट्री में जाके नहीं खरीद सकता, तो ट्रेड की हेल्प से हम लोग कहीं ना कहीं सामान प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाते हैं। प्लेस की प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट से दूर हो जाती है, कि हम लोग ट्रांसपोर्ट के थ्रू अलग अलग जगह पर सामान पहुंचा देते हैं। टाइम, जितने भी हमारे वेयर हाउस है, गोडाउन है, वो सामान को स्टोर रखते हैं, और जैसे जैसे कस्टमर डिमांड करता है उस टाइम के हिसाब से वो रिलीज करते हैं। रिस्क, इंश्योरेंस ने हमारे रिस्क की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। फाइनेंस, बैंकिंग प्रोवाइड मनी फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। बैंक कहीं ना कहीं हेल्प करता है पैसा प्रोवाइड कराने में, और उस पैसे से हमारी फंड प्रॉब्लम सारी की सारी सॉल्व हो जाती हैं। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशन देता है कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये सारे की सारी प्रॉब्लम्स जो है कहीं ना कहीं कॉमर्स के थ्रू खत्म हो गई। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आर व्हाट बिजनेस एम टू अचीव थ्रू देयर एक्टिविटीज। देखिएगा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो समझो ऑब्जेक्टिव होता क्या है। आप लोग अपनी कोई ना कोई एक एक्टिविटी, देखिएगा आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं खेलना, उसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैच जीतना। आप रात दिन पढ़ रहे हैं, रात दिन पढ़ना एक एक्टिविटी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, बिल्कुल सही, अच्छे मार्क्स लेकर आना। तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका आउटकम होता है। बिजनेसमैन सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर रहता है, कस्टमर्स के साथ डील करता है, सामान मंगाता है, इसके अलावा वो स्टोर को भी देखता है, बिजनेस की अकाउंट्स की बुक्स भी देखता है, और उसके पीछे कहीं ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। वाइल प्रॉफिट इज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस में हैव अदर गोल्स ऑल्सो। हालांकि हम सब ये मान के चलते हैं कि एक बिजनेसमैन का सिर्फ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, बस प्रॉफिट के अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस का। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। एक बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, बहुत से और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब अगर मैं बात सिर्फ प्रॉफिट की करता हूं, प्रॉफिट इज सरप्लस ऑब्टेन्ड व्हेन रेवेन्यू अर्न्ड एक्सीड द कॉस्ट। देखिएगा हम लोगों ने 6th 7th 8th के अंदर प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जब हमारा सेल का जो प्राइस है कॉस्ट के प्राइस से ज्यादा होता है, इसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। जितना ज्यादा सेल होगा, कॉस्ट प्राइस जितना कम होगा, ये जो बीच का डिफरेंस है ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है। आपने सामान 120 का बेचा, और उस सामान की कॉस्ट 80 रुपीज आ रही थी, और हमारा 40 रुपीज का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम लोग एक ऑब्जेक्टिव मानते हैं, एक मेन मोटिव मानते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रॉफिट के हमारे सामने बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। प्रॉफिट एज ए इनकम सोर्स का काम करता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस का काम करता है, बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में बताता है, सोसाइटी के अप्रूवल के बारे में बताता है। देखिएगा एक बिजनेसमैन का अगर सामान बहुत ज्यादा बिक रहा है और उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सोसाइटी उस बिजनेसमैन को एक्सेप्टेंस दे रही है उसके प्रोडक्ट को बाय करके। बिल्डिंग रेपुटेशन, और फर्म की रेपुटेशन को भी ये शो करता है। सोर्स ऑफ इनकम,
प्रॉफिट सर्व एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस ओनर। देखिएगा कहीं ना कहीं बिजनेस के खर्चे होते हैं, उसे स्टाफ की सैलरी भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, जो वो मटेरियल लेकर आ रहा है उसे बेचना भी है, बैंक का इंटरेस्ट भी पे करना और टैक्सेस भी देना है। अब ये सारे के सारे खर्चे जो होते हैं बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट से पूरे करता है। अ स्मॉल बेकरी ऑनर अर्न प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग केक्स। ये स्मॉल बेकरी का एग्जांपल है, यहाँ पर जितने भी केक्स बिकते हैं उससे प्रॉफिट अर्न किया जाता है, विच सर्व एज देयर इनकम। और इस प्रॉफिट को एज ए इनकम मान के वो अपने रूटीन खर्चों को तो पूरे करते ही करते हैं, प्लस अपनी फैमिली की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी पूरा करते हैं। सो द सेकंड इज सोर्स ऑफ फाइनेंस। प्रॉफिट कैन बी रीइन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस टू फंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इनिशिएटिव। आपको क्या लगता है जितने भी आज हम बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं, इवन हम एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट को ले लेते हैं, क्या ये इतने बड़े डे वन से थे? बिल्कुल भी नहीं। इनका क्या होता है कि ये लोग अपना एक छोटा यूनिट बनाते हैं, उससे ये पैसा अर्न करते हैं, उसी प्रॉफिट को ये अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते रहते हैं और धीरे धीरे एक बड़े ब्रांड बनते चले जाते हैं। A successful software company reinvests its profit to develop new product. एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में और नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है एंड एक्सपेंड देयर ऑपरेशन, और उसके बाद वो अपने नए नए प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड करते हैं। इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस। देखिएगा एक बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि उसका मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंट है, उसका स्टाफ बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छी है और ऑनर भी बहुत कॉम्पिटेंट है। इट रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू वाइल कंट्रोलिंग कॉस्ट। और कहीं ना कहीं उसका मैनेजमेंट इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उन्होंने कॉस्ट को मिनिमम कर दिया है और प्रॉफिट्स को ज्यादा अर्न कर रहे हैं। A retail store that constantly earn profit while managing expense। अब एक रिटेल स्टोर है, इन्होंने क्या करा, अपने एक्सपेंसेस को बहुत कंट्रोल करा और उसके बाद ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। Societal approval। Profitability signifies that the goods or services offered by the business are valued by society as customer are willing to pay for them। देखिएगा सोसाइटी में कौन है? कस्टमर्स। अब एक बिजनेसमैन पैसा किससे कमा रहा है? कस्टमर से। सामान बेच किसको रहा है? कस्टमर को। तो अगर कस्टमर बिजनेस के प्रोडक्ट्स को अप्रूवल देगा तभी कस्टमर उनको बाय करेगा। इसका मतलब अगर बिजनेसमैन का बहुत सारा सामान बिक रहा है तो इसका मतलब सोसाइटी उसके प्रोडक्ट्स को अप्रूवल दे रही है, तो सोसाइटी के अप्रूवल से ही एक बिजनेस प्रॉफिट कमाता है। अब पॉपुलर रेस्टोरेंट कंस्टेंटली अर्न प्रॉफिट। एक बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है और उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इंडिकेटिंग दैट कस्टमर एंजॉय द फूड एंड सर्विसेज। इसका मतलब यह है कि उस सोसाइटी के अंदर जो कस्टमर हैं वो उस रेस्टोरेंट के फूड को एंजॉय कर रहे हैं और उस रेस्टोरेंट को प्रॉफिट दे रहे हैं। बिल्डिंग रेपुटेशन। प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस ऑफन गेन अ पॉजिटिव रेपुटेशन इन द मार्केट, अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अब देखिएगा सीधी सी बात है, एक फर्म को बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं इसका मतलब उसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं ये गुडविल और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अ वेल नोन टेक कंपनी इज कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटिंग, एनहेंसिंग इट्स रेपुटेशन एंड अट्रैक्ट टॉप टैलेंट एंड इन्वेस्टर्स। अब एक बहुत ही वेल नोन कंपनी है, उसको बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं, प्रॉफिट होने का मतलब ये हो गया कि उसकी ब्रांड वैल्यू बन रही है, इससे उसके यहाँ री इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं दोबारा से पैसे री इन्वेस्ट कर रहे हो, नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं और इसके अलावा टॉप टैलेंट को वो अट्रैक्ट कर रहा है और कस्टमर्स भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इज प्रॉफिट ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? देखो हमने अब तक ये तो समझ लिया कि प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से हमारे बहुत सारी जो चीजें हैं लाइक उसकी इनकम, एक्सपेंशन, एफिशिएंसी, रेपुटेशन, अप्रूवल, ये सब चीजें फुलफिल होती हैं। बट एक क्वेश्चन ये है कि क्या बिजनेस में प्रॉफिट ही सब कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। क्योंकि देखिएगा अगर बिजनेसमैन ये सोचेगा कि मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो तो वो क्या करेगा? अनएथिकल प्रैक्टिस करेगा, मतलब वो सब चीजें वो करेगा जिससे उसे प्रॉफिट तो होगा बट गड़बड़ी करेगा, लाइक अडल्ट्रेट गुड्स देगा, चाइल्ड लेबर का यूज करेगा कॉस्ट को कम करने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना भी गलत है। While profit is important, focusing solely on profit can having negative consequences। हालांकि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करना गलत है। अब अगर एक बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर ही फोकस करता है तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं? नेग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस मैनेजर ऑब्सेस विद प्रॉफिट में ओवरलुक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे हमेशा नेग्लेक्ट हो जाएगा। Towards customer, employee, investor, a company prioritizing profit may compromise on product। अब ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे और एम्प्लॉय वेलफेयर और एम्प्लॉय को भी बहुत गंदा माहौल देंगे,
जहां पर वो अपनी कॉस्ट तो बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एम्प्लॉय के साथ वो अनएथिकल एक्टिविटी होगी। रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव फोकस ऑन प्रॉफिट में टेम्प्ट बिजनेस टू एक्सप्लॉइट सोसाइटी फॉर इमीडिएट गेन। अब ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज या बिजनेस हाउसेस क्या करेंगे, सोसाइटी के साथ अनइथिकल एक्टिविटी करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। कैसे? अब फैक्ट्री में डिसरिगार्ड एनवायरमेंट रेगुलेशन, एक फैक्ट्री जो है एनवायरमेंट रेगुलेशन को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर रही है, बहुत घटिया क्वालिटी की चिमनी यूज कर रही है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, कॉजिंग पोल्यूशन हार्म द कम्युनिटी। अब देखिए, हमने अब तक ये तो समझ लिया कि खाली प्रॉफिट बिजनेस के लिए गलत है। अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंस आते हैं? नेग्लेक्टिंग अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन रिजल्ट लीडिंग टू रेपुटेशनल डैमेज एंड लॉस ऑफ बिजनेस। देखिए, अगर बिजनेस आपको चीट करेगा, सोसाइटी को चीट करेगा, एम्प्लॉयज के साथ अनएथिकल एक्टिविटी करेगा, आपको अडल्ट्रेट सामान देगा, उसकी रेपुटेशन गिरेगी और इवन देन वो मार्केट से आउट भी हो जाएगा। A company exploiting its worker may face protest and boycott from labor union. एक कंपनी अगर अपनी लेबर को चीट करेगी, अनएथिकल एक्टिविटी करेगी, तो लेबर इस बात के लिए प्रोटेस्ट करेगी और इवन देन लेबर यूनियन उस कंपनी को बायकॉट भी कर देगी। एंड कंज्यूमर हार्मिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन, कहीं ना कहीं ये लॉन्ग रन में कंपनी के प्रॉफिट्स को तो नुकसान देंगे। सो इन समरी, व्हाइल प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, बिजनेस मस्ट आल्सो प्रायोरिटाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा फोकस करो टुवर्ड्स कस्टमर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स, सोसाइटी, मेंटेन देयर रेपुटेशन। अब जब आप बिजनेस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा, उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी और वो लॉन्ग टर्म तक कामयाब होगा। सी, बिजनेस में हम लोगों का ऑब्जेक्टिव एक प्रॉफिट है, बट इसके अलावा बिजनेस के और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव होते हैं। मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अर्निंग प्रॉफिट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्केट स्टैंडिंग, देखिएगा, हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा अच्छा हो। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो किसी भी बिजनेस का अपने कॉम्पिटिटर के कंपेरेटिवली मार्केट में जो उसका स्टैंड होता है, ये भी एक उसका ऑब्जेक्टिव होता है। मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू द रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ ए बिजनेस होल्ड इन द मार्केट कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब यह है कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिवली उसकी मार्केट में गुडविल, उसकी ब्रांड वैल्यू। Having a strong market standing helps a business attract customer. अब अगर बिजनेस की कॉम्पिटिटर के कंपेटिवली ज्यादा अच्छी ब्रांड वैल्यू है, ज्यादा अच्छी गुडविल है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल, अ लोकल बेकरी विद अ स्ट्रॉन्ग मार्केट स्टैंडिंग इज नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी पेस्ट्रीज एंड एक्सीलेंस कस्टमर सर्विसेज। हर एक सिटी में एक ना एक बेकरी बहुत अच्छी होती है, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, पेस्ट्रीज बहुत अच्छी होती हैं, वहां पर मिलने वाला प्रोडक्ट केक्स बहुत अच्छे होते हैं, और वो जो आपकी बेकरी है उसकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि अदर कॉम्पिटिटर से ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न करती है। इनोवेशन, इनोवेशन इज क्रूशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस। देखो, किसी भी बिजनेस के लिए इनोवेशन होना जरूरी है। मतलब अगर बिजनेस इनोवेटिव नहीं होगा, समय के साथ साथ चीजें वो नहीं लाएगा, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड होकर एक दिन मार्केट से बाहर हो जाएगा। इट इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज और मेथड इन हाउ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर क्रिएटेड और डिलीवर। अगर आप देखिएगा, यहाँ पर रियल फ्रूट वालों ने एक नया इनोवेशन किया, पैक्ड जूस को मार्केट में लॉन्च करा और कस्टमर के घर तक पहुंचाया। फ्लिपकार्ट वालों ने क्या करा, कस्टमर के लिए एक नया इनोवेटिव सिनेरियो दिया कि आप घर बैठे ही जो मर्जी प्रोडक्ट हमें ऑर्डर करो और हम वो प्रोडक्ट आपके घर तक भिजवा देंगे, और इवन देन अगर आप उसे एक्सचेंज भी करना चाहेंगे, हम वो ले भी लेंगे और उसके लिए आपको डोर स्टेप डिलीवरी दी जाएगी। तो ये सब क्या हुआ, इनोवेशन। तो आप देखिएगा, फ्लिपकार्ट आज की डेट में एक लीडिंग बिजनेस बन चुका है। इनोवेशन गिव्स बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट एंड अलाउज देम टू स्केल अप। अब इनोवेशन जो है कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर के कंपेरेटिवली आपको एक स्टेप ऊपर रखता है, एक कदम ऊपर रखता है, और ये आपके प्रॉफिट्स को भी एनहेंस करता है। सो प्रोडक्ट और सर्विस इनोवेशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वंस टू बेटर मीट कस्टमर नीड। हम लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर नई नई चीजों को ऐड करके कस्टमर्स की नीड को पूरा करें। अ स्मार्टफोन कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉडल विद एडवांस फीचर। जैसे एक स्मार्टफोन कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट में नए नए फीचर ऐड करे, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर्स को दिया। प्रोसेस इनोवेशन फोकस ऑन इंप्रूविंग द मेथड एंड स्किल यूज टू प्रोड्यूस और डिलीवर प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग अपने प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं। लाइक फ्लिपकार्ट, इसने डिलीवरी का नया एक इनोवेटिव आइडिया निकाला और कहीं ना कहीं ये अपने कॉम्पिटिटर से एक एज ऊपर पहुंच गया।
नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्टिविटी। देखिएगा प्रोडक्टिविटी है क्या, हम लोग एज ए रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ चीज इनपुट करते हैं और हमें फिनिश गुड्स की फॉर्म में कोई ना कोई आउटपुट मिलता है। अब एक कंपनी एफिशिएंट है प्रोडक्टिविटी में कैसे पता रहेगा, जब वो अपने मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करेगी और मैक्सिमम आउटपुट गेन करेगी। प्रोडक्टिविटी मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। प्रोडक्टिविटी में हम लोग इनपुट और आउटपुट के वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। द कंपनी टू मैक्सिमाइज आउटपुट वाइल मिनिमाइजिंग रिसोर्सेज लीडिंग टू इंप्रूव एफिशिएंसी। अब कंपनी कैसे अपनी एफिशिएंसी को एनहेंस कर सकती है, एज यूजुअल मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। A manufacturing plant produces 1000 units of product in a month using a certain amount of raw material, labor and machinery. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 1000 यूनिट बना रही है, उसके लिए वो रॉ मटेरियल, लेबर और मशीन्स का यूज करेगी। अब कंपनी के माइंड में आया कि हम अपनी एफिशिएंसी को राइज करते हैं, तो देखिएगा मशीन्स भी वही, लेबर भी वही, सिर्फ रॉ मटेरियल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर आएंगे और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिएगा किसी भी बिजनेस के लिए मशीन्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बिजनेस के लिए आपको एक शॉप चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। ये सब चीजें आती हैं हमारी फिजिकल रिसोर्सेज में। अब इन सब के लिए पैसा चाहिए और वो आता है हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। फिजिकल रिसोर्सेज दीज इंक्लूड टेंजिबल एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑफिसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आपके प्लांट्स, मशीन्स वगैरह आ जाती हैं। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि फिजिकल के लिए पैसा तो चाहिए हमें, दीज रेफर्स टू द फंड और कैपिटल रिक्वायर्ड टू एक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज। ये वो सारा फंड और कैपिटल है जो हमें फिजिकल रिसोर्सेज के लिए चाहिए ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें। Efficient acquisition and utilization of these resources are crucial for business sustainability. Now, earning profit, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। One of the primary objective of any business is to earn profit. पैसा कमाएंगे, सैलरी देंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, बिजली के बिल भी दिए जाएंगे। मतलब कॉस्ट ऑफ बिजनेस को पूरा करने के लिए प्रॉफिट चाहिए, और वही प्रॉफिट जो है बिजनेसमैन की कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी पूरा करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Social responsibility refers to obligation of business firm to contribute resources and act in manner that benefits society and addresses social issues. देखिएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, बिजनेस इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि सोसाइटी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे, वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को बिल्कुल भी क्रिएट ना करे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स का यूज करे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहेंस द रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी। अगर एक बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल है तो वो कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन एनहेंस करता है और क्रेडिबिलिटी भी एनहेंस करता है। अ कंपनी में इम्प्लांट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक कंपनी ने क्या करा, अपनी फैक्ट्री के अंदर एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स का यूज किया। रिड्यूस कार्बन एमिशन, उससे क्या हुआ, कार्बन एमिशन कम हुआ, पोल्यूशन कम हुआ। नाउ द टॉपिक इज बिजनेस रिस्क, लास्ट टॉपिक। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। देखिएगा बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर बार लॉस होगा। कभी कभी हम लोगों का जितना एक्सपेक्टेड होता है, अगर हम उतना प्रॉफिट नहीं भी कमाते ना, उसको भी रिस्क बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंज्यूमर प्रेफरेंस शिफ्ट अवे फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डिमांड में डिक्लाइन लीडिंग टू लोअर सेल एंड प्रॉफिट। कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया, तो जो प्रोडक्ट हम बहुत सारा बाय किया था कि कहीं ना कहीं वो बिकेगा, हमें बहुत प्रॉफिट होगा, बट हमारे अब प्रॉफिट्स कम हुए हैं, लॉस नहीं हुए, प्रॉफिट्स कम हुए हैं, उसको भी हम बिजनेस रिस्क कहेंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। देखिएगा बिजनेस के अंदर रिस्क है और ये हमारे दो तरीके का होता है, स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव में क्या होता है, अगर कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया तो या तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा और अदरवाइज आपके प्रॉफिट लॉसेस में भी बदल सकते हैं, मतलब प्रॉफिट हो भी सकता है और लॉस भी हो सकता है। इन्वॉल्व द पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ गेन एंड लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट की कंडीशन में चेंज आया, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लाइक डिमांड में फ्लक्चुएशंस आ जाना, सप्लाई में चेंजेस आ जाना चाहिए, कस्टमर के टेस्ट में भी चेंज आने से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। आप देखिएगा जितने भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी हो सकता है, दैट इज नॉन एज स्पेकुलेटिव रिस्क। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे हैं कि उनसे सिर्फ लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हुई तो लॉस होगा, लेकिन अगर चोरी नहीं हुई तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें प्रॉफिट हुआ। लॉस बाय फायर, आग लग गई, लॉस होगा, मगर अगर आग नहीं लगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है। इट इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, तो या तो इसमें लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। अ फायर डैमेजेस अ बिजनेस वेयर हाउस लीड टू लॉस।
आग लग गई वेयर हाउस में, लॉस हुआ, और अगर आग नहीं लगी तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमें प्रॉफिट हुआ। बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस फाइनेंशियल लॉस और इनएडुकेट प्रॉफिट। बिजनेस रिस्क में आपको लॉस भी हो सकता है, इनएडुकेट प्रॉफिट भी हो सकता है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, और नॉर्मली ये अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से होता है। बाय अंडरस्टैंडिंग द मैनेजिंग दीज रिस्क, बिजनेस कैन बेटर नेविगेट चैलेंजेस। अगर आप बिजनेस में इन रिस्क को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाते हैं, इनको एक कैलकुलेटिव फॉर्म में ले जाते हैं, तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से नेविगेट भी कर सकते हैं, और ये नेविगेशन आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस भी दे सकती है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, अगर हम देखते हैं बिजनेस रिस्क में हमारी चार नेचर है। फर्स्ट इज रिस्क इज एसेंशियल पार्ट, चलो बिजनेस में रिस्क तो होगा ही होगा। बिजनेस रिस्क हमेशा अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से होता है। डिग्री ऑफ रिस्क जो है हमारे बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, और प्रॉफिट जो है बिजनेस का रिवॉर्ड है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, एवरी बिजनेस फेसेस रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। देखिएगा बिजनेस के अंदर रिस्क है और कोई भी बिजनेस उसको अवॉइड तो कर ही नहीं सकता। ऑल दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, हालांकि ये जरूर है कि बिजनेस के अलग अलग होने की वजह से रिस्क पे फर्क पड़ सकता है। एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्मॉल रिस्क पर होता है और लार्ज स्केल बिजनेस बड़े रिस्क पर होता है। Imagine you decide to open a small restaurant, even though you are careful about things like food safety, customer services। आपने एक small restaurant खोला, हालांकि आप बहुत ध्यान दे रहे हैं फूड सेफ्टी पर, कस्टमर की सर्विसेज पर, स्टिल देयर इज अ रिस्क यू माइट नॉट मेक इनफ मनी टू कवर ऑल योर एक्सपेंसेस। हालांकि ये भी रिस्क हो सकता है आप अपने सारे खर्चे पूरे भी ना कर पाओ, और समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड माइट हैपन लाइक किचन इक्विपमेंट्स ब्रेक डाउन, और कई बार ऐसे भी हो सकता है किचन के इक्विपमेंट्स खराब हो गए। नाउ द सेकंड इज बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। हम इसमें पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। अ कंपनी माइट फेस द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजी मेक्स देयर प्रोडक्ट आउटडेटेड। एक नई टेक्नोलॉजी आई है और कंपनी के प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गए, कंपनी लॉस में चली गई। बिजनेस रिस्क हैपन बिकॉज वी डोंट ऑलवेज नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। देखो बिजनेस के अंदर ये तो कभी नहीं किसी को पता होता फ्यूचर में होगा क्या। दिस अनसर्टेनिटी कैन कम फ्रॉम थिंग्स लाइक नेचुरल डिजास्टर। ये जो अनसर्टेनिटी है ये कहने के नेचुरल डिजास्टर भी हो सकती है। चेंज इन कस्टमर डिमांड और प्राइस, कभी किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो गया, मार्केट में कॉम्पिटिटर ने प्राइस चेंज कर दिया, उससे भी हमें रिस्क हो सकता है। कस्टमर ने डिमांड चेंज कर दी, उससे भी रिस्क हो सकता है। शिफ्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, कहीं पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज कर देती है, तो ये सब रीजन जो है कहीं ना कहीं अनसर्टेन है और हमारे बिजनेस में रिस्क दे सकते हैं। Degree of risk depends mainly upon the nature and size of business. If a business sell fashionable item, it's more likely to face a lot of risk. एक बिजनेस फैशनेबल है, कहीं ना कहीं रिस्क तो बहुत बढ़ ही जाएगा, और अगर बिगर बिजनेस है तो वहां पर भी रिस्क ज्यादा होगा। द अमाउंट ऑफ रिस्क अ बिजनेस फेसेस मोस्टली डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इट इज। देखिएगा बिजनेस का जो रिस्क है वो डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, फैशनेबल, नॉन फैशनेबल। नाउ द फोर्थ इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। देखिए बहुत पुरानी कहावत है कि हम जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, और अगर छोटा रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट भी कम होंगे। एक बिजनेसमैन ने 10 लाख के क्रैकर्स लिए, अब जब वो 10 लाख के क्रैकर्स का रिस्क ले रहा है, उन 10 लाख के क्रैकर्स को सेल करेगा तो प्रॉफिट भी 10 लाख के अगेंस्ट ही होगा। और दूसरा बिजनेसमैन मात्र 2 लाख के क्रैकर्स लेकर आया, उसने सेल भी 2 लाख की करी, रिस्क भी 2 लाख का लिया, और प्रॉफिट भी उसी रेशो में कम हुए। देर इज अ सेइंग नो रिस्क नो गेन। अगर कोई रिस्क ही नहीं उठाएगा तो गेन कैसे होगा। आप क्रैकर्स के लिए पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे कैसे। विच मीन्स यू डोंट टेक एनी रिस्क यू वॉन्ट सी मच प्रॉफिट। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा। When a business owner take more risk, there is usually a greater chance of making profit। अगर बिजनेसमैन जो है ज्यादा रिस्क उठाता है तो नेचुरली उसको प्रॉफिट के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। इमेजिन समवन स्टार्ट्स अ न्यू रेस्टोरेंट इन ट्रेंडिंग बट एक्सपेंसिव एरिया। एक व्यक्ति ने नया रेस्टोरेंट खोला है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया में खोला है। देयर इज अ ह्यूज रिस्क बिकॉज द रेंट इज हाई बट इट्स अ रेस्टोरेंट बिकम पॉपुलर। अब रेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट पॉपुलर हो गया तो प्रॉफिट भी उतने ही ज्यादा हो। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस में चार तरीके के कॉजेज होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल कॉज। देखिएगा नेचुरल कॉज वो है जो हमारे और आपके हाथ में नहीं है, मतलब ह्यूमन बीइंग के हाथ में तो है ही नहीं। नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग। आपके और मेरे हाथ में तो है नहीं, हम कैसे फ्लड को कंट्रोल करें। सो द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, हैवी रेन्स आर इवेंट दैट ह्यूमंस कांट रिलाई कंट्रोल। दे कैन कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट बिजनेस इनकम। और ये जो चीजें बिजनेस के इनकम पे भी फर्क डालती हैं और हमारी प्रॉपर्टी पर भी फर्क डालती हैं। ह्यूमन कॉज, देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे
ह्यूमंस होते हैं जिन्हें चोरी करने की आदत है, जिस दुकान पे काम करेंगे वहीं चोरी करेंगे, स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। ये सब वो चीजें हैं जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन कॉज आर थिंग्स दैट पीपल डू कैन अनएक्सपेक्टेड अफेक्ट अ बिजनेस। ये वो चीजें हैं जो आदमी करता तो है और बिजनेस के ऊपर उसका अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट पड़ता है। दिस माइट इंक्लूड लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। इफ एन एम्प्लॉय एट ए रिटेल स्टोर फॉरगेट टू लॉक अप प्रॉपर्टी एट नाइट। एक रिटेल स्टोर है और रात को जो उसका एम्प्लॉय है वो बहुत नेग्लिजेंट है, बहुत केयरलेस है, उसने अपने स्टोर को लॉक करा ही नहीं, इट कुड लीड टू थेफ्ट। और कहीं ना कहीं चोर आए, अनलॉक शॉप को देखा और चोरी करके चले गए, विच कॉजेज द लॉस। Economic cause. Economic causes are related to uncertainties, but things like demand of goods, competitor, price, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है हमारे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉज के, बिकॉज दे लीड टू अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस। अब मान लिया टैक्सेस बढ़ गए या गवर्नमेंट ने बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो हमारे बिजनेस की कॉस्टिंग बढ़ गई। कॉस्टिंग बढ़ने से प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बिजनेस के प्रॉफिट्स को कम करेगा। If there is a rise in interest rate, a company may have to pay more interest. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे और जिससे कंपनी का जो लोन है वो महंगा हो जाएगा और कंपनी लॉस में चली जाएगी। अदर कॉजेज, अब हमारे बहुत से ऐसे कॉजेज हैं जो ऊपर की 3 कैटेगरी में तो आते नहीं, लाइक बस्टिंग ऑफ बॉयलर। अब अगर बॉयलर बस्ट हो रहा है उसे आप ना तो नेचुरल कॉज मान सकते, ना किसी का ह्यूमन कॉज मान सकते, और ना ही ये इकोनॉमिक कॉज है। Other cause refers to unforeseen event that can affect a business such as political unrest हो गया, मैकेनिकल फेलियर हो गया, बॉइलिंग बस्टिंग हो गया, ये सब causes वो हैं जो हमारे अदर में आते हैं। If there is a sudden change in government policies due to political unrest, it could impact a company reputation. तो फाइनली हमारा ये आज चैप्टर पूरा हुआ। होपफुली आप सबको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, वीडियोस को रेगुलर देखिए। थैंक यू।